नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे विजय यात्रा बनाम विश्वास यात्रा। ये सरकार से परेशान लोग हैं, इनको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, नौजवान को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। पिछली सरकारों में भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, तमाम सरकार में माफिया की जगह जेल होगी या दूसरे लोक में होगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। सत्ता की खातिर और सत्ता के विरोध में माहौल बनाने के लिए हमेशा से यात्राएं राजनीतिक दलों का प्रमुख हथियार रही हैं। कभी पद यात्राएं तो कभी रथ यात्राओं को निकालने का सबक सभी दलों ने एक दूसरे से सीखा है। यात्राओं ने कभी सरकार गिराने का, कभी सरकार बनाने का काम किया है। वहीं अगर इस बार की यात्रा की बात करें तो जहां एक तरफ अखिलेश यादव विजय यात्रा के जरिए जनता तक पहुंचकर मौजूदा भाजपा सरकार की कमियां व खामियां बताकर योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं बीजेपी ने तो जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कर तमाम बड़े दिग्गजों को ही मैदान में उतार दिया है। वहीं कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए आधी आबादी को रिझाने में लगी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली है। वो तिरंगा यात्रा निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता को राजनीति में एक नया विकल्प देने की बात कर रही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियों के रैलियों का रैला चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सपा हो या बीजेपी अब की बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। लोगों तक पहुंच बनाने के लिए यात्रा के माध्यम से लोगों के दिल तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा रहा है। सपा की विजय यात्रा हो या बीजेपी की विश्वास यात्रा, मकसद सिर्फ एक है, यूपी की सत्ता पर काबिज होना और जनता के नफ्स को पकड़ पाना। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर जिले से चुनावी शंखनाद फूंका। शहर दर शहर विजय रथ हुंकार भर रहा है और आज मैनपुरी से शुरू की अखिलेश की यात्रा का 8वां चरण है। यात्रा में सपा कार्यकर्ताओं में जोश है, इन सब के बीच अखिलेश यादव के तेवर हैं। सरकार से परेशान लोग हैं, इनको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, नौजवान को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और लगातार सरकार झूठ बोल रही है। उनका हर वादा जुमला निकला। इतना परेशान होने के बाद सरकार से इस बार इन सब ने मन बनाया है। ये अपने संसाधनों से आ रहे हैं, कोई खर्चा इनको नहीं करना पड़ रहा है। बीजेपी को अपना खर्चा करके सरकारी अधिकारी लगा करके रैली करनी पड़ रही है। वहीं जनता अपने आप आ रही है। हम जनता से आशीर्वाद लेने रथ के माध्यम से निकले हैं। ये पहली बार हो रहा है कि कस्बे, गांव, घर जाकर के लोग बाहर आकर के समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी है, क्या विजय यात्रा के माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है वो वोटों में तब्दील हो पाएगा? वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 44 सीटों पर माहौल बनाने के लिए 100 नेताओं की टीम को उतारा है और इसी के तहत भाजपा ने विश्वास यात्रा की शुरुआत की है ताकि पश्चिमी यूपी में खोए हुए विश्वास को हासिल किया जा सके। इसके तहत पार्टी जातिगत समीकरणों से लेकर क्षेत्रीय संतुलन तक को साधने का प्रयास कर रही है। सरकार गरीबों का अन्न हड़पती थी और वर्तमान की सरकार हर महीने 2-2 बार हर गरीब को अन्न योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। पिछली सरकार स्वास्थ्य सुविधा से वंचित करती थी, वर्तमान सरकार मेडिकल कॉलेज हर जनपद में बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। पिछली सरकारों में भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया और हर प्रकार के माफिया हावी होकर के प्राकृतिक संसाधनों पर लूटपाट करते थे। वर्तमान सरकार में माफिया की जगह जेल होगी या दूसरे लोक में होगी। 100 वरिष्ठ नेताओं की भारी भरकम टीम और 44 सीटों पर समीकरण साधने की कोशिश इस विश्वास यात्रा के माध्यम से की जा रही है। फिलहाल शहर दर शहर ये यात्रा अमरोहा, धनौरा, नौगांवा सादात और हसनपुर विधानसभा में यात्रा इस महीने के अंत तक पहुंचने वाली है। विश्वास से लेकर विजय तक का सफर बीजेपी और सपा को तय करना है, भीड़ के झुंड को वोटों में तब्दील करना है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जिसको लेकर तमाम दावे और तमाम बातें की जाती हैं,
एक तरफ रैलियों का रैला है, समीकरणों का खेल है और इन सब के बीच विजय बनाम विश्वास है और देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो ये यात्राएं जो हैं वो आज की नहीं, यात्राओं का दौर बहुत पुराना है। अगर 90 की दशक की बात करें, अतीत पर अगर गौर करें तो बीजेपी ने कई सारी यात्राएं निकाली थी, जिसका नेतृत्व मुरली मनोहर जोशी ने किया, आडवाणी ने किया और कल्याण सिंह ने भी किया और उस यात्राओं का बीजेपी को फायदा भी पहुंचा। उसके पहले मुलायम सिंह यादव ने भी यात्राएं की। अब इस यात्राओं के जरिए जनता तक ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। किसको फायदा पहुंचेगा ये तो देखने वाली बात होगी। आज हम यात्राओं पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सर्वेश मिश्रा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश जी, आपका स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। कृष्ण मोहन जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ आसिफ रिजवी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आसिफ जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत चर्चा की कृष्ण मोहन पांडे जी आपसे ही करेंगे। यात्राएं शुरू हो चुकी उत्तर प्रदेश में और शुरुआत अगर बात करें तो शुरुआती यात्राएं बीजेपी ने शुरू की थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यात्राएं शुरू की, आम आदमी पार्टी ने शुरू की, इस वक्त समाजवादी पार्टी भी यात्राएं अपनी कर रही है। अचानक से जन विश्वास यात्रा बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। पहले से कोई तैयारी नहीं थी कि हम यात्राओं में जाएंगे, क्योंकि जो रैलियां तो की जा रही थी, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, बड़े बड़े नेता रैली के माध्यम से जनता के बीच जा रहे थे, विकास कार्यों की बात कर रहे थे। क्या बीजेपी को यात्राएं शुरू करना एक दबाव है कि जहां समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव लगातार यात्राएं कर रहे हैं, काफी जनसैलाब उमड़ रहा है, उस दबाव का नतीजा है कि बीजेपी को यात्राओं की शुरुआत करनी पड़ी? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको यदि इस तरह का क्वेश्चन यदि सामने आता है तो मैं पुनः एक बार आपको इस दोहराना चाहूंगा कि आपको भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के कार्यक्रमों को, पूर्व की व्यवस्था को, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक व्यवस्था को और भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति को देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी कोई एक दिन कोई कार्य नहीं करती कि चुनाव आया तो यात्राएं शुरू हो गई, बैठक शुरू हो गए और 5 वर्ष आनंद ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 365 दिन 24 घंटे लगातार कार्य करती रहती है। अब उनके कार्यकर्ता समन्वय के तहत बैठक करते रहते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, संगठन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की या हमारे जो व्यवस्थाएं हैं संगठन की, उसको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, जनहित की बातें कैसे की जाए, लोक हित की बातें कैसे की जाए, इन सारी बातों को हम जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठता है, समन्वय करता है और जनता के बीच जाता है। रही बात इन रैलियों की, इन जन विश्वास यात्रा की, तो ये जन विश्वास यात्रा कोई यात्रा नहीं है। जन विश्वास यात्रा वो यात्रा है जिसमें हम अपना रिपोर्ट कार्ड, जिस जनता जनार्दन के लिए जिसने हमें सरकार बनाकर, जिसने हमारी सरकार बनाई है, जिसके हम मुख्यमंत्री हैं, उसके सामने अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का एक तरीका है कि 5 वर्षों में यदि उत्तर प्रदेश में आपने हमें सरकार बनाने का मौका दिया है तो हमने बेहतर सुशासन व्यवस्था लागू करने के लिए आपसे वादा किया था। हमने बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर रोड सड़कों की व्यवस्था, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था देने का जो संकल्प लिया था आपके सामने, उसको 5 वर्षों में हमने कितना पूर्ण किया है। हमने उसको पूर्ण करके पुनः आपके बीच आए हैं, आपसे पुनः अपने कार्य किए गए कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच में, जो हमारी मालिक है उसके बीच में देने का जो प्रक्रिया है, हम उसके इस यात्रा के तहत अपना लेखा जोखा देने का कार्य करने के लिए ये हम जन विश्वास यात्रा निकाले हैं। रही बात अन्य दलों का, तो अन्य दलों की स्थिति को आप जानते हैं। जब चुनाव आते हैं तो ये लोग सड़क पे आते हैं, चुनाव खत्म तो इनके सारे के सारे लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। आप देखें कोरोना काल में पूरे देश में, भले ही जहां पे हमारी सरकारें न रही हो, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना काल में इस देश की सेवा करने में पीछे नहीं हटा है। इस देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने इस बात को बहुत बखूबी देखा है कि उत्तर प्रदेश की जनता के किस तरह से कोरोना काल में सेवा किया है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने इस देश में। यही वही देश है जहां पे जब पूरी दुनिया कोरोना की तरफ ये देख रही थी कि कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे कोरोना का एक टेबलेट तक मिलता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कुछ योगी आदित्यनाथ जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का
एक इच्छा शक्ति है कि दुनिया को हमने कोरोना का वैक्सीन दिया, और ये वही देश है जहां पे पीपी एक किट तक नहीं बनती थी, आज हम दुनिया को पीपी किट देने का काम कर रहे हैं। तो ये यात्राएं जो है एक रिपोर्ट कार्ड देने का कार्य पद्धति है कि कैसे जिस जनता ने हमें यहां तक भेजा है उसकी सेवा में 5 वर्ष हम कैसे लगाए, और आगे की कार्य पद्धति कि हम जनता की सेवा में कैसे आगे लगेंगे, इसका एक रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, आसिफ रिजवी जवाब दीजिए। कहना है कि जब संकट का समय था, कोरोना काल था, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता नजर नहीं आ रहे थे, अब चुनाव है तो सभी मैदान पर उतर आए हैं। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो अभी सो रहे हैं, अभी उनकी आंख नहीं खुली, उन्हें पता नहीं है किसी उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोग मर गए और गंगा में बहती लाशें इस बात का सबूत थी जिसको कुत्ते नोच रहे थे। और ये कह रहे हैं, ये बात नहीं कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की उस जनता को और उस परिवारों को तकलीफ दे रहे हैं जिन्होंने, आप देखा होगा उत्तर प्रदेश की कितनी वीडियो जो है वायरल हुई थी कि एक महिला अपने पति के मुंह में ऑक्सीजन दे रही थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान परिषद में कह दिया कि एक भी मौत जो है ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। मुझे लगता है कि यह राजनीति के मुंह पर तमाचा है, ये इंसानियत का गला घोट रहे हैं इतना की ओछी बात कर। मुझे लगता है कुछ क्षमा मांगनी चाहिए हाथ जोड़ के उस परिवार से जिस परिवार ने अपने लोगों को खो दिया कोरोना काल में, जो चिकित्सा व्यवस्था बेहतर ना होने की वजह से। और कोरोना काल में ये कह रहे हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बना के जो घरों में बैठ गए थे कि साहब हमें कोविड हो गया है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहा था, जब हमने बसों की व्यवस्था करी तो ये कहने लगे कि बसों का परमिट दिखाओ हमें। ये उस समय परमिट देख रहे थे जब लोग पैदल चल रहे थे, और जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता निकल के अपना काम कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को इन्होंने जेल भेज दिया। क्यों जेल भेज दिया? क्योंकि जो लोग पैदल आ रहे थे उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर रहे थे, उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रहे थे। ये कहेंगे कि साहब इन्होंने काम किया है। कोरोना काल में पीपीटी घोटाला जिन्होंने किया, अरे जो किट 200 रुपए में मिलता था उसको हजारों रुपए में खरीद के उत्तर प्रदेश की जनता को कोरोना में लूटने का काम किया है इन्होंने। कोरोना की एक किट तक ने पीपी झूठ बोल रहा है यार, एक देखिए बीच में मत बोलिए। ठीक है, जब आप बकबक को पानी चाहिए तमीज सिखाइए, सभ्यता सिखाइए, कोई बीच में नहीं बोल रहा, सभ्यता सिखाइए, डिबेट सबको अपनी बात कहने का मौका दीजिए। नाम की कोई चीज नहीं है, इनको बोलने दिए। ठीक है, जवाब ले बोल लीजिए आप। जी आसिफ जी अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोग इनको ये पता नहीं है जी। कोविड में हजारों लोग जो हैं केवल इनकी चिकित्सा व्यवस्था बेहतर ना होने की वजह से मर गए। साहब ये जो है ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाए। कुल मिलाकर कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी जमीन पर पहुंचे थे लोगों की सेवा करने के लिए, हम ये माने। हमारे साथ आपके सर्वेश मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। सर्वेश जी, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी यात्रा निकाल रही है, बीजेपी यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही, वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी शुरुआत की हुई है तिरंगा संकल्प यात्रा की। लगातार वो भी संदेश देने की कोशिश में है कि एक नया विकल्प हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो सकते हैं। कितना फायदा मिलेगा आपको इस यात्रा का, और इसकी शुरुआत का आइडिया जो है वो कैसे आया? देखिए, तिरंगा संकल्प यात्रा का जो रिस्पांस है वो आपको, जो हमारी भीड़ है वो आपको इसका परिणाम बताती होगी। अयोध्या में जब तिरंगा संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई और हमने राम मंदिर के चंदे में जो लूट मचा रखी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उसका खुलासा किया तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। अभी लोनी में हमारी 5 दिन पहले एक तिरंगा यात्रा हुई है जिसमें हमारे सांसद संजय सिंह जी में 20वीं FIR भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक चुनाव जीवी पार्टी है। ये 365 दिन 24 घंटे चुनाव के लिए गुजरात वाले हमारे माननीय मोदी जी चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। जब अभी चुनाव नजदीक आए, इनको ये ध्यान आया कि चलिए अब उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, वहां के लिए भी चलते हैं। तो जब उत्तर प्रदेश की जनता में गए तो जो यहाँ का अविश्वास इन्होंने देखा, तो इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि अब तो जन विश्वास यात्रा निकालिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको ऐसा विश्वास दिखाया कि जो हमारा तीनों के तीनों किसान बिल थे वो इनको वापस लेने पड़े। ये तमाम चीजें हैं, ये अभी दिल्ली के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। ये दिल्ली में कह रहे हैं दिल्ली में हमने राशन बहुत पहले से देना शुरू कर दिया, दिल्ली में हम बिजली फ्री देते हैं। तो आज हमारे मॉडल को उत्तर प्रदेश में लेके आ रहे हैं। फर्जी मॉडल एक इन्होंने उत्तर प्रदेश में लेके आ रहे, कह रहे हैं हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के जो जिला अस्पताल भी ठीक नहीं चलते हैं, उत्तर प्रदेश के जो जिला अस्पताल में सही से बेड आपको नहीं मिलेगा। ये उन जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बना के लिस्ट जारी कर दे रहे हैं। आज केजीएमसी जो मेडिकल कॉलेज लखनऊ में उपस्थित है, आप आज पूछ के लीजिए आज लखनऊ के लोग क्या वहां बेड मिल पाता है। इनके पास फर्जी लिस्ट है सभी चीजों की। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी से भाजपा के प्रवक्ता लोग पढ़ाई करके आते हैं, हमें नहीं पता है कहां से लेके आते हैं। कह रहे पीपीई किट यूपी में बनती, पूरे देश में नहीं बनती थी। ये कहां से पढ़े हुए कि पीपीई किट नहीं बनती थी? ये कहां से इन लोगों ने देख लिया? इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को झूठ फैलाने में लगी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और इस बात का परिणाम देखने को मिलेगा आपको। सर्वेश जी, एक तरफ आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से उनसे संजय सिंह की मुलाकात भी होती है। एक तरफ वो कह रहे हैं हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ऊपर से उधर मुलाकात भी होती है। इशारा क्या है? क्या बीजेपी को हराने की कोशिश है या फिर अलग से अपने आप को साबित करने की कोशिश है? सांसद जी ने मुलाकात के बाद कहा भी, ये उत्तर प्रदेश के हालात के खिलाफ एकजुटता की हम लोग एक मुद्दे को लेकर मिले हैं, और उन्होंने कहा भी कि गठबंधन पे कोई अगर आधिकारिक चर्चा होगी इस तरीके की स्पष्ट रूप से करेंगे। बाकी उन्होंने कहा भी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो हालात कर दिए हैं, 400 रुपए का ऑक्सीमीटर 1800 में, वेंटिलेटरों अभी तक हॉस्पिटलों में बने हुए वेंटिलेटर 10 गुना दाम पे इन्होंने लिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले में इस तरीके का भ्रष्टाचार किया। सबसे बड़ी बात, राम मंदिर के नाम पे आज भी ये देश को लूट रहे हैं। आप समझिए, SC/ST की जमीन जो व्यक्ति एक दान में दे रहा है, उसकी दान में जमीन इन्होंने 21 बीघे ले ली, और इन्हीं के बीजेपी के नेता, बीजेपी के मेयर और अधिकारियों के साथ मिलकर सब लोग खरीद रहे हैं। आज इस घोटाले का खुलासा हुआ, इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, ये माननीय सांसद संजय सिंह जी ने इस मामले को उठाया है। आज पूरे प्रदेश में राम के नाम पे जो लोग भगवान राम के नाम पे जिस जनता को लूट रहे हैं, आप समझिए उत्तर प्रदेश का भला कभी नहीं करने वाले हैं। और आने वाले कल में लेकिन सर्वेश जी, अब राम नाम तो सभी जपने लगे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपकी पार्टी हो। आपके बड़े बड़े नेता जो हैं वो अयोध्या से शुरुआत करते हैं अपनी रैलियों की। तो ये मत कहिए कि राम का जो नाम है उसका फायदा बाकी लोग उठाना नहीं चाहते हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है प्रमोद जी। प्रमोद जी, जो यात्राएं इस वक्त चल रही हैं, चाहे विजय यात्रा हो, जन विश्वास यात्रा हो, तिरंगा यात्रा हो, यात्राओं का दौर बहुत पुराना है। अगर हम 90 की दशक की बात करें तो उस वक्त बीजेपी ने कई सारी यात्राएं निकाली थी, जिसका नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी ने किया, मुरली मनोहर जोशी ने किया, कल्याण सिंह जो हमारे बीच नहीं है, ऐसे तमाम बड़े नेताओं ने उसका नेतृत्व किया। उसका फायदा बीजेपी को मिला और फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिला। अगर सन 87 की बात करें, मुलायम सिंह यादव ने क्रांति रथ यात्रा निकाली थी, उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे वो, और उसको फॉलो अखिलेश यादव ने किया 2012 में क्रांति रथ यात्रा निकालकर, और वो पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई। तो यात्रा का फायदा तो मिलता है, नो डाउट। तो यही कोशिश है राजनीतिक पार्टियों की, हम अगर यात्रा निकालेंगे तो शायद सत्ता में हम भी आ जाएं। प्रमोद जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सर, आप ही से सवाल है, अगर आपने मेरा सवाल सुना। ठीक। शैलेंद्र जी, इन यात्राओं की जो आप अगर करें तो 60s के दशक से अगर आप देखें, क्योंकि 60 के दशक से मैंने भी चीजों को देखा है, तो पहले राजनीतिक दल जो है, चाहे वो डॉक्टर लोहिया का इलेक्शन फर्रुखाबाद में उपचुनाव रहा हो, कन्नौज में चुनाव रहा हो, 2 जगह से डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़े, इससे पहले चुनाव लड़े भी नहीं थे कभी। फूलपुर से लड़ते थे प्रतीकात्मक रूप से नेहरू जी के खिलाफ। तो ये तब ये हुआ करता था कि छोटे छोटे 100-200 लोगों के भीड़ को संबोधित करके और सरकार की आलोचनाएं की जाती थी कि सरकार ये काम नहीं कर रही है, कि सरकार को ये करना चाहिए, ये सुझाव दिए जाते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जो 100-200 लोगों की गैदरिंग हुआ करती थी, उसमें चाहे अटल जी हो वो संबोधित करते थे, चाहे आपके नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, ये सारे लोग मैंने जिलों में इनको देखा है कि ये लोग छोटी छोटी सभाएं किया करते थे। उसके बाद फिर अगर आप चले आए तो ये 80 के दशक में, 80 के दशक के बाद से कह लें या 80 के दशक की शुरुआत से कह लें, तब फिर उसके बाद से ये एक थोड़ी बड़ी जनसभाएं बड़े ग्राउंड में होने लगी। लखनऊ में यहाँ हजरत महल पार्क में सभाएं हुआ करती थी, जिसमें 1000, 2000, 4000 लोग इकट्ठे हुआ करते थे। उसके बाद जब मायावती जी का दौर आया
तो उसमें फिर वो बड़ी बड़ी जनसभाओं में वो कन्वर्ट हो गए। और उसके बाद 87 से मुलायम सिंह जी ने जो क्रांति यात्रा शुरू की अपनी बस से, वो फिर ये यात्राओं का दौर इसके बाद ये शुरू हुआ है। जहां तक आडवाणी जी की जो बात कही जा रही है, वो चुनावी रैलियों में नहीं हुआ करती थी, वो राम मंदिर के मामले को लेके उनकी यात्राएं निकला करती थी। तो ये सारी चीजें जनता को एक संदेश देने का, जनता को अपनी बात कहने का, तब एक अगर आप पहले के शुरुआती के दौर में जाएं, 60 के बाद के और 80 तक के दशक के बीच में जाएं, तो सरकार के कार्यों की आलोचना और उनको प्रमोद जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। प्रमोद जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। प्रमोद जी के पास वापस आएंगे। हमारे साथ कृष्ण मोहन बने हुए हैं, बीजेपी से हैं। कृष्ण मोहन जी, आपने जैसा कहा कि जन विश्वास यात्रा के माध्यम से सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उनको बताने की कोशिश है, उन योजनाओं को बताने की कोशिश है ताकि जनता समझ पाए कि हमने जो काम किए हैं उसके आधार पर आप हमें वोट दें। लेकिन आपको नहीं लगता बीजेपी जो है विकास के साथ साथ धर्म को भी लेकर आ गई है? मतलब धर्म और विकास दो मुद्दे हैं जिसके साथ वो सत्ता में जो है वापस आना चाहती है। अगर आपने विकास कार्य किए तो धर्म के नाम पर आपको वोट मांगने का जरूरत ही नहीं है आपको। शैलेंद्र जी, कि पहली बात हमको ये देखना होगा कि ठीक है कृष्ण मोहन जी आपके पास आएंगे। प्रमोद जी अपनी बात पूरी करने चाहेंगे। जी प्रमोद जी। जी हाँ शैलेंद्र जी, ये खाली धर्म के आधार की राजनीति मत कहिए। ये जो मैं कहने जा रहा था, मेरी बीच में इंटरप्ट हो गया। 80 के बाद से जो जातिगत या कबीलाई राजनीति शुरू हो गई, ये उसके बाद जातियों को जाति आधारित, इससे पहले जातिगत राजनीति नहीं हुआ करती थी, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हुआ करती थी, अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई है। जो कबीले जैसे पहले हुआ करते थे, कबीलों की तरीके से वही गठबंधन का आधार के इन कबीलों को जोड़ के हम एक बड़ा सत्ता हासिल कर लें, ये भाजपा ने शुरुआत करी। 17 में अगर आप आ जाए देखें तो जो छोटे छोटे दल थे, जो छोटे छोटे जिन्हें आप दूसरी भाषा में कबीले कह लीजिए, वो कबीलों को जोड़ के उन्होंने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। और बाकी जो दल थे उन्होंने बिल्कुल, अब छोटे दल जो है उनकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसी का नतीजा है जो छोटे छोटे दलों को साधने के लिए पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, जल्द हाजिर होंगे। ये सरकार से परेशान लोग हैं, इनको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, नौजवान को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। पिछली सरकारों में भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, सरकार में माफिया की जगह जेल होगी या दूसरे लोक में होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है।
योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये सरकार से परेशान लोग हैं, इनको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, नौजवान को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। पिछली सरकारों में भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, वर्तमान सरकार में माफिया की जगह जेल होगी या दूसरे लोक में होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त यात्राएं जो हैं वो जोर पकड़ रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा हो, समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा हो या फिर कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा और आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा। सभी का ये जोर शोर से कहना है कि इस बार हम सरकार बना रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करें। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं। हम वापस आएंगे बीजेपी के प्रवक्ता हैं कृष्ण मोहन, उनके पास। कृष्ण मोहन जी, विकास को लेकर, विकास जो कराए हैं इन 4.5 सालों में सरकार ने, उसको लेकर आप कह रहे हैं जनता के बीच जा रहे हैं। धर्म को भी लेकर आप लोग जा रहे हैं, धर्म और विकास दोनों को इसलिए साथ लेकर जा रहे हैं कि आपको लगता है अगर विकास को खाली लेकर गए तो शायद विजय ना मिल पाए। मैं सबसे पहली बात यह, विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब सिर्फ रोड बना देना, सिर्फ बिजली दे देना, स्वास्थ्य सुविधाएं दे देना, यही विकास है? विकास का मूल तात्पर्य देखा जाए तो विकास का मतलब होता है किसी भी समाज का राजनीतिक विकास, शैक्षिक विकास, सांस्कृतिक विकास, धार्मिक विकास। जब हम सारी व्यवस्थाओं को एक साथ जब जोड़ते हैं तो वो विकास होता है। तो क्या इस देश में अन्य विकास को साथ धार्मिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना क्या अपराध है क्या इस देश में? यदि किसी कोई भी राष्ट्र कितना हो भी बड़ा आगे बढ़ जाए, परंतु यदि वो अपनी सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को, अपने नैतिक मूल्यों को, अपने जो सभ्यता है, मूल्य है, आदर्श है, परंपरा है, चरित्र है, यदि उसको हम साथ लेकर नहीं चलते हैं तो शायद वो विकास में अधूरा रह जाता है। और इस देश का मूल आधार, इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश की सामाजिकता धर्म के मूल में है। और धर्म का यदि विकास नहीं होता है तो कहीं भी किसी भी उस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। दुनिया के अन्य देशों को आप उठाकर देख लीजिए। कृष्ण मोहन जी, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि सिर्फ मंदिरों की बात हो रही है और किसी धर्म की बात नहीं हो रही है। चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, अब तो मथुरा की भी बात होने लगी है। तो सिर्फ एक ही धर्म की बात हो रही है। अगर सभी धर्मों की बात हो तो सवाल ना उठे। हिंदुओं के आस्था का केंद्र है काशी। इस देश के 80% हिंदुओं के अस्मिता का प्रश्न चिन्ह है, अस्मिता का एक प्रतिरूप है अयोध्या। और इस देश में 80% हिंदुओं के हिंदू जनमानस के व्यवस्था का एक संचारण का, प्रेम का प्रतिरूप है मथुरा। इन सबका यदि विकास नहीं होता है तो शायद एक बहुत बड़ी आबादी के साथ छल होगा। और इस देश में 70 वर्षों तक इतनी बड़ी आबादी को के साथ छल हुआ है। उसके अपने जो सांस्कृतिक वैभव हो उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। और यदि 80% जनमानस के सांस्कृतिक वैभव को यदि देने का काम किया जा रहा है तो क्या बुराई है? हर व्यक्ति को मिलना चाहिए उसके जो धार्मिक विकास है। नहीं, ये सवाल हम नहीं उठा रहे ना, ये विपक्षी पार्टियां जो ये सवाल कर रही कि बीजेपी जो है उसने अब धर्म का चश्मा पहन लिया है, चुनाव नजदीक आ गए चूंकि। ठीक है, हमारे साथ महेश आर्य भी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। महेश जी, जब से अखिलेश यादव ने शुरुआत की है विजय यात्रा की, उसके बाद लगातार उस यात्राओं में भीड़ उमड़ रही है और
उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है, जब अखिलेश यादव कहते हैं कि इस बार भाजपा साफ, तो बीजेपी वाले ये कहते हैं कि ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। तो ये डर है बीजेपी का, जो भारी भीड़ नजर आ रही है अखिलेश यादव की रैलियों में, या फिर डर को भी ये दिखाने की कोशिश है कि नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं? देखिए, निश्चित रूप से इनको पूरी तरह से भयभीत हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी और उनका नेतृत्व। इसलिए इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या चीज लाएं, क्या जनता के सामने दिखाएं, क्योंकि बात हो रही है जन विश्वास की, बात हो रही है विजय रथ की। तो आप लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय रथ यात्रा लेकर के निकल रहे हैं और वो जनता बड़े पैमाने पर अपना काम छोड़ करके अपने संसाधनों से और पैदल चल करके, अपने साइकिल से चल करके वहां पर पहुंच रही है अपने नेता को मिलने के लिए और उनको अपना समर्थन देने के लिए। उसका कोई भी मतलब भाड़े की भीड़ नहीं है, वो अपने स्वयं अपने सुविवेक से भीड़ पहुंच रही है। तो निश्चित रूप से जनता का पूरी तरह से परिवर्तन का मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी की जो रैलियां या जो यात्रा निकाली जा रही है, जन विश्वास यात्रा, पूरी तरह जनता के पैसे का दुरुपयोग है और वो सरकारी भ्रष्टाचार है। और मैं समझता हूँ तमाम विभागों को लगा करके, रोडवेज की बसों को लगा करके और उसमें मनरेगा के मजदूरों को बिठा करके वो भीड़ करने की कोशिश की जा रही है। और जो समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा है, पूर्वांचल से लेकर के और ये आपका बुंदेलखंड तक, उससे पूरा जन समर्थन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत हो चुकी है। इसलिए उस बीच में वो धर्म का भी मुद्दा बीच में लेके आते हैं और अखिलेश यादव जी के सामने पूरी कैबिनेट, अपनी जो सेंटर की कैबिनेट है उसको भी उतार रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई अखिलेश यादव का मुकाबला करने वाला योद्धा नहीं है। इसलिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कई बार हर हफ्ते आना पड़ रहा है। ये बड़े देश के दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी पार्टी जो देश दुनिया की बड़ी पार्टी मानती है और वो एक समाजवादी आंदोलन के सामने बहुत फीकी पड़ गई है और वो जनता के सामने बिल्कुल। महेश जी, एक सवाल इस वक्त जोर पकड़ रहा है कि जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात भी हो गई है, आपसी सहमति बन गई गठबंधन को लेकर, हालांकि सीटों को लेकर अभी बात सामने नहीं आई है, तो जैसे मैनपुरी में थे अखिलेश यादव कल, तो शिवपाल यादव साथ ही नजर आए और शिवपाल यादव भी वहीं थे, तो कब ये दोनों नेता जो हैं एक साथ नजर आएंगे? क्या अभी भी मामला बन नहीं पाया पूरी तरह से सीटों को लेकर? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो लोग हैं कहीं ना कहीं से इस तरीके से जो लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता कर रहे हो ऐसा, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि दोनों नेताओं के बीच में बड़ी सुकून के साथ मुलाकात हुई है और हर बिंदुओं पर उनकी चर्चा हो चुकी है इसे, और उसके बाद ही उन्होंने ऐलान किया है। तो मैं समझता हूँ मैं साथ रहने का दोनों पार्टियों के अध्यक्षों के, नेताओं के अलग अलग से प्रोग्राम पहले से तय हो चुके थे और वो प्रोग्राम अपने अपने निपटाए जा रहे हैं। उसके बाद जब भी समय आएगा तो दोनों लोग बैठ करके एक साथ भी चलेंगे, क्योंकि एक पार्टी की रणनीति का भी एक हिस्सा होता है कहाँ हमको दोनों को एक साथ मिलके एक मंच को साझा करना है और कहाँ हमको अलग अलग जाकर के लोगों के बीच में जाना है, तो एक उसका हिस्सा है। रही बात इसकी, तो इन लोगों के अंदर रोज इस बात की बेचैनी है कि ये शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी के साथ क्यों मेल मिलाप हो गया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी जब भरत मिलाप होना था। अगर भरत मिलाप और उनका मिलाप होने के पहले भारतीय जनता पार्टी होती तो इसी तरीके से आपस में मतभेद पैदा करके उनको मिलने भी नहीं देना चाहती। ठीक है, इसलिए अभी जो है कहना कि भाई कोई फर्क नहीं, किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। मिलकर के दोनों दल मिलकर के, दोनों नेता मिलकर के एकजुटता के साथ सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाने का काम करेंगे। ठीक है, आसिफ रिजवी जी, जैसे अभी जो महिलाओं को लेकर भी बड़ी राजनीति तेज हो गई है, सब लोग कह रहे हैं महिलाओं के असली हितैषी हम हैं। वहां उधर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रयागराज पहुंचे, वहां से उन्होंने जब कई सारी सौगातें जनता को दी, उसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा ये जो अंगड़ाई थी अब उसका फायदा मिलने लगा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ये कांग्रेस पार्टी की और प्रियंका गांधी की जीत की शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से महिला विरोधी रही है, बताइए, कांग्रेस पार्टी ने देश को प्रधानमंत्री महिला दिया, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष महिला रही, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महिला रही, हमने महिला मुख्यमंत्री तक दिया
और भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक भी ऐसा आदमी नहीं था जिसको कभी ये प्रधानमंत्री बनाते, महिला प्रधानमंत्री के नाम पेश करते, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते। तो ये शुरुआत है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध सबसे ज्यादा थे। एनआरबी की जो इन्हें खुद आंकड़े हैं, इनके आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। तो आज महिलाओं को खुद जागरूक होकर उनको ताकत देकर उसके खिलाफ खड़ा करना है। ये काम प्रियंका गांधी ने किया है और आज महिलाओं की शक्ति को प्रियंका गांधी ने पहचानवा दिया, जिसके दबाव में आकर मोदी जी को यह फैसला लेना पड़ा। तो यह वक्त है, ये शुरुआत है। और अभी देखे जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर 40% हर जगह महिलाओं को होना चाहिए, ये उनका हक है और उनको मिलना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी और ये होके रहेगा। अब किसी भी लड़की के साथ अत्याचार अगर होता है तो महिलाएं खुद इतना सक्षम होंगी कि उसका जवाब दे पाएंगी। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं अगर महिलाओं के साथ कुछ बदसलूकी, कुछ अन्याय होता है, अगर राजस्थान में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, तो वहां प्रियंका गांधी नहीं जाती है, लेकिन यूपी में होता है वहां पहुंच जाती हैं। और आरक्षण की बात को लेकर भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बात कहते हैं, जो आरक्षण की बातें कह रहे विधानसभा में सीटों की 40%, वो आरक्षण उन राज्यों में भी लागू होना चाहिए जहां पर उनकी सरकारें हैं, जहां वो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप कहीं हैं ही नहीं, वहां इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। शैलेंद्र जी जवाब ले लिए, शैलेंद्र जी जवाब ले जी, आप ही से जवाब ले लिए जी। मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं, उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी इंचार्ज हैं। यहां से उन्होंने निर्णय लिया है और उत्तर प्रदेश से उनकी शुरुआत हो गई है। जब प्रियंका गांधी दूसरे प्रदेशों में भी इंचार्ज बन के जाएंगी, मुझे लगता है ये वहां पर भी होगा, और जब केंद्र की राजनीति में आएंगे तो वहां पर भी होगा। आज उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं, यहां उन्होंने फैसला लिया और हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, हम उनके साथ हैं। और हमें लगता है कि महिलाओं को 40% उनका हक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एतराज क्या है, क्या दिक्कत है अगर उनकी बहन आसिफ जी वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और जब राजस्थान की राजनीति में कुछ ठीक नहीं चलता है तो जो नेता हैं सचिन पायलट, वो जाकर अलग से मुलाकात भी करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते प्रियंका गांधी सिर्फ यूपी के प्रभारी हैं, अलग अलग राज्यों में, पंजाब में जब कुछ हुआ तो उन्होंने मुलाकात की सिद्धू से। तो उनका कद बहुत बड़ा है, वो चाहे अगर फैसला लें तो उनके फैसले को उन राज्यों को भी मानना होगा जहां उनकी सरकारें हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि वो प्रभारी हैं, जहां का वो निर्णय ले सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश में ले सकती हैं। ठीक अब ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी कहिए, आप कहिए साहब वो पाकिस्तान का, श्रीलंका का, अमेरिका का फैसला ले सकती हैं, तो स्वागत है आपका, आपकी मर्जी है, आप जो दिल चाहे कह लें। लेकिन जहां की प्रभारी है वहां का फैसला ले रही है और हमने ले लिया है, और इसकी शुरुआत हम यूपी से कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, आप जो शुरुआत की उसका सभी स्वागत कर रहे हैं, सभी महिलाएं स्वागत कर रही, लेकिन जहां आप कहीं अस्तित्व में है नहीं 90 के बाद, तो वहां आप कैसे देखते हैं कि आपकी वापसी होगी? खैर वो अलग बात है, आपकी वापसी होगी नहीं होगी इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारे साथ सर्वेश जी बने हुए। सर्वेश जी, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, जो तिरंगा यात्रा की शुरुआत जिस जोर शोर से की गई थी, कहीं लग नहीं रहा थोड़ी थम गई है, और यह भी आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से हमें परमिशन नहीं दी जाती है, कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, अभी 5 दिन पहले हमारी तिरंगा यात्रा लोनी में हुई, गाजियाबाद में, जिसको देखते ही सभी पे FIR किया गया। फिर जब दबाव बना जनता का, तो इन्हीं के एक पुलिस वाले कह रहे कि वो तो गलती से कर दिया हमने, वो गलती से नाम लिख दिया। तो आप इस तरीके की तो बात ना करिए। अभी तिरंगा संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में भी आएगी। 2 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी लखनऊ से कुछ बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। आप देखिएगा, लखनऊ की भीड़ आपको बता देगी कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का आने वाला कल कितना सुनहरा है। ठीक है, तो भीड़ वोटों में तब्दील होगी कि नहीं होगी, ये इसको लेकर बड़ा संशय बना रहता है। प्रमोद जी, चाहे बीजेपी की रैली हो, बीजेपी की यात्राएं हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की यात्रा हो, चाहे कांग्रेस की, सभी जगह भीड़ काफी होती है, काफी भीड़ जुटा ली जाती है। ये भीड़ वोटों में तब्दील हो या ना हो, इसको लेकर कैसा क्या सोचते हैं आप? कि वो भी बड़ा सवाल रहता है आखिरी तक कि वोट के रूप में भीड़ तब्दील होगी या नहीं। शैलेंद्र जी, देखिए, ये राजनीतिक दलों का अपने मतदाताओं को अपनी घोषणाओं से, अपने जो घोषणा पत्र हैं उनके माध्यम से और उनकी समस्याओं के माध्यम से ये रफेता करके जताने की कोशिश कर रही है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भीड़ तो इतनी इकट्ठी हो रही है, क्या वोटों में तब्दील होगी कि नहीं होगी, ये बात अपनी जगह सही। बंगाल में भी
भारतीय जनता पार्टी की भीड़ बहुत जबरदस्त हुई थी, लेकिन वो सत्ता में नहीं पहुंच पाई। ये बात ठीक है कि उन्होंने 70-80 सीटें ले ली, जो उनकी नहीं थी, वो भी उनका बड़ा अचीवमेंट था। तो भीड़ का कहीं ना कहीं असर तो होता ही है, और उसका कहीं ना कहीं वो अब कितनी तब्दील होती है कि वो सत्ता तक पहुंचा पाती है कि नहीं पहुंचा पाती है, ये एक प्रश्न अलग हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में अखिलेश की जो रथ यात्रा निकल रही है, विजय रथ यात्रा, उसमें भीड़ भी निश्चित रूप से भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जो विजुअल्स में दिखाई दे रही है और जो इसमें आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की, चाहे प्रधानमंत्री की जितनी भी रैलियां हुई, उसमें भी, अभी इलाहाबाद में कल महिलाओं की रैली हुई है, उसमें भी भारी संख्या में भीड़ थी। ये बात बिल्कुल सही है कि ये भीड़ जो दिखाई दे रही है जनसभा में, ये वोटों में कितनी तब्दील होगी, ये निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है। अब सवाल दिक्कत यह है कि प्रदेश की समस्याएं क्या है, जनता सरकार से कितनी प्रसन्न रही है, कितनी अप्रसन्न रही है। तो भीड़ ये पैमाना नहीं तय कर पाती है या नहीं करती है कि वो सरकार जो जिसके भीड़ ज्यादा होगी वो सरकार बनेगी। जनता है, और अब इस देश की जनता नेताओं के भाषणों से, नेताओं के घोषणा पत्रों से तो पूरी तरीके से समझ चुकी है कि इसके क्या अर्थ होते हैं। इस चुनाव के वक्त आते हैं, फिर घोषणा पत्र भी जहां रखे रहते हैं और वादे भी रखे धरे रह जाते हैं। तो अब जनता वो पहुंच तो सब जगह रही है, इसलिए जनता अब यहाँ की विवेकवान हो गई है और अब वो भी ये समझने लगी है कि हमको क्या करना है। तो इसलिए इन रैलियों से एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि रुझान कहाँ है, लेकिन वो सत्ता में लाने में उस दल को तब्दील कर लेगी कि नहीं कर लेगी, ये थोड़ा सा प्रमोद जी, अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी जो जन विश्वास यात्रा निकाल रही है, जो विकास कार्य उसने 4.5 साल में कराए, उसको लेकर जनता के बीच जारी। लेकिन अगर बात करें अयोध्या की, बात करें काशी की, अयोध्या काशी का जिक्र भी हर जगह किया जा रहा है, चाहे वो रैली हो, चाहे वो जन विश्वास यात्रा हो। क्या बीजेपी को यह लगता है सिर्फ विकास के नाम पर जाकर सत्ता हासिल नहीं की जा सकती? वो इसलिए 2017 की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने एक नारा दिया था, काम बोलता है। काम उन्होंने बहुत किया, विपक्ष भी तारीफ करता है कहीं ना कहीं, लेकिन काम बोलता का नारा जो था इतना कामयाब नहीं हुआ। तो बीजेपी को लगता है सिर्फ विकास के रास्ते अगर जाएंगे तो शायद सत्ता हासिल ना हो, इसलिए विकास और धर्म दोनों ही जरूरी हैं। बिल्कुल ठीक है, अटल जी के समय में भी साइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था, लेकिन सत्ता में वापस नहीं आए। अखिलेश ने भी यहाँ काम किया था, अटल जी के समय में भी काम हुआ था, लेकिन उसके आधार पर अखिलेश जी भी सत्ता में पुनः वापस नहीं आ पाए। जहां तक आप अयोध्या और काशी की जो बात कर रहे हैं, ये एक इस देश की एक बड़े जनमानस की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ही जो जन आस्था है वो एक बड़े समुदाय की, उसको लेकर ही अगर आप देखें तो वो पूरे देश के राजनीतिक पटल पर छाई है। केंद्र बिंदु में वो राम मंदिर मुद्दा रहा है। तो अब वो जो, और ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा भी रहा है, तो उस मुद्दे को जो उन्होंने पूरा किया तो वो स्वाभाविक है तो जनता के बीच में जाके अपनी इस बात को कहने का उनको हक भी है कि देखिए हमने जो कहा था वो करके दिखाया, और अब भव्य राम मंदिर बना रहे हैं। उसी के जवाब में अगर कह लें धार्मिक आस्था के रूप में, तो जो काशी कॉरिडोर बना है वो भी अपने में एक बड़ा प्रोजेक्ट था, वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। प्रधानमंत्री का ये वादा था, उन्होंने वो वादा भी पूरा करके ये जनता को संदेश देने की कोशिश की है कि जो हमने कहा है उसको हम कर भी रहे हैं। ये आस्था और विकास, ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें इसको भले ही कोई अस्वीकार करे, क्योंकि आस्था जहां भी है और उस आस्था का जो काम पूरा होता है तो उस जनता का या उस व्यक्ति का या उस समुदाय के लोगों के स्वाभाविक है कि उसकी एक भावनाओं को प्रसन्नता होती है। तो शायद भारतीय जनता पार्टी उन लोगों की जो एक बड़ा जन समुदाय है उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को, उनको ये जताने की कोशिश कर रही है। और उसकी भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य मुद्दों में से एक ये भी है कि हम मंदिर के और आस्था के, हिंदुओं की आस्था के, हिंदुत्व के, उसका वो उनका एक कोई अघोषित नहीं, घोषित एजेंडा है और उस घोषित एजेंडे को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है
कि अब वो ये दो चीजें इससे पहले नहीं था। इससे पहले यही था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। जब ये मामला हो गया तो उन्होंने उसका काम शुरू कर दिया। तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसके माध्यम से उस आस्था से जुड़े हुए लोगों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी आस्था के रखवाले हैं, हम आपकी आस्था को पूरा करने वाले हैं। और इसी का नतीजा है कि जो बाकी ओपोजिशन की पार्टियां हैं वो भी अब शुरुआत जब करती हैं अपनी पार्टी की रैलियों की, यात्राओं की, तो वो अयोध्या जा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं हम भी जो हैं भगवान में आस्था रखते हैं, हम ऐसा नहीं है कि धर्म के खिलाफ हैं। ये भी अब कोशिश की जाने लगी बाकी पार्टियों की तरफ से भी। इसी का ये नतीजा कहेंगे। हमारे साथ सपा से बने हुए हैं महेश आर्य जी। महेश आर्य जी, लगातार जो अखिलेश यादव विजय यात्रा निकाल रहे हैं, काफी जनसैलाब भी उमड़ रहा है। बीजेपी ने जो जन विश्वास यात्रा निकाली है, ये उस यात्रा को लेकर ये नहले पे दहला है या फिर ये कहें कि एक दबाव था कि जो जनसैलाब उमड़ रहा है, हम अगर यात्रा निकालेंगे, वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, हम 6 जगह से यात्रा निकालेंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से 6 यात्राएं इस समय निकल रही हैं। कैसे देखते हैं, क्या चुनौती है अखिलेश यादव को यात्राओं के माध्यम से बीजेपी की? नहीं, बीजेपी की चुनौती नहीं है, बीजेपी को चुनौती जनता की है। और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की जनता बहुत लंबे अरसे से इनको देख रही है, झेल रही है। जब से इनकी सरकार बनी उन्होंने वादे तो बहुत किए थे, जन विश्वास के करें। तो जब जी सरकार में आए थे उन्होंने कहा था महंगाई को हम कम करेंगे और बिजली के दाम भी कम करेंगे, बेरोजगारी को कम करेंगे, लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। तो सारे कुछ नहीं कर पाए। गरीबी को कम करेंगे, भुखमरी कम करेंगे, कुपोषण कम करेंगे, तो ये सारी चीजें, शिक्षा का मामले में बोला था, तो सारी चीजों पे ये पूरा विश्वास खो चुकी है, कुछ भी पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 4.5 लाख करोड़ आज भी बकाया है। उसके बाद भी ये गन्ना किसान पूरी तरह से इन्होंने जो मांग किया उन्होंने और आंदोलन किया, तो उनको भी जाकर के इन्होंने उससे कुछ लाया। कैसे जन विश्वास कैसे जीत सकते हैं? जनता का तो पूरी तरह विश्वास हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन महेश जी, सरकार तो ये बोल रही कि हमने गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया है। अभी कितना बढ़ा दिया? अभी देखिए, खाद की बात करें तो खाद में उन्होंने क्या किया कि उसकी कटौती कर ली। अगर 5 रुपए कम किया तो 5 किलो उसका वेट कम कर दिया। वो तो एक तरह चोरी कर दी। उसको लेकर फर्टिलाइजर जो बंद पड़ी थी गोरखपुर में, उसकी शुरुआत भी कर दी उन्होंने। क्या उन्होंने अब कह दिया उत्तर प्रदेश को खाद की कभी किल्लत नहीं होगी, इतनी खाद का उत्पादन होगा कि हम बाकी जगह भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमें बाकी लोगों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। लाइन में लग के लोग खाद के चक्कर मर गए। आज भी धान की खेती मिल रही है, आलू की जो है डीएपी की वजह से बुआई नहीं हो पा रही है। बहुत समस्याओं से जूझ रहा है किसान और पूरा जनमानस, तो उसका तो पूरी तरह से विश्वास खो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और रही बात हमारी जो विजय यात्रा की, तो मैं समझता हूँ पहले लोग कहते थे कि अखिलेश यादव जी सड़कों पे नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब ये लॉकडाउन का पीरियड था, कोरोना काल में, समाजवादी पार्टी और हमारे नेताओं ने सड़कों पे जाकर जिस तरीके से दिल्ली से लेकर के लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, मजदूर, उनको बेसहारा छोड़ दिया। उनकी दवाई तक नहीं थी, छाले पड़ गए, रास्ते में लोग मर गए, महिलाओं के बच्चे भी हुए। इतना हालत में जाकर के उस भारत में कोई भी पार्टी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और उस समाजवादी लोग सड़कों पे थे। उनकी पहलों से, दवाइयों से, जो भी बन सकता था उनकी मदद की, सरकार में रहते हुए जो मदद करनी। लेकिन बीजेपी तो कह रही समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव घर पर आराम कर रहे थे, बाहर घूमने चले गए थे, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उस संकट के समय कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे, सड़कों पर सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही नजर आ रहे थे। देखिए, ऐसा कहने को तो उनके पास बहुत चैनल हैं, उनके पास तमाम संसाधन हैं। आज वो जो बोल रहे हैं सरकार की भाषा में सारे संसाधन बोलने लगते हैं। मीडिया के लोग भी दिखाने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग जो जनता के टैक्स के पैसे से होता है उस पर होर्डिंग लगाती है सरकारें और इस तरीके से चुनाव के समय अपना प्रचार करती हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि वो उस समय होते तो विपक्ष को सड़कों पर नहीं आना पड़ता। विपक्ष को मदद के लिए क्या जरूरत थी, क्योंकि विपक्ष तो सरकार है। सरकार ने अगर साधन जुटाए होते ऑक्सीजन के लिए, मेरे तमाम मित्र भारतीय जनता पार्टी के थे और कई लोग तो अपनी जान गंवा चुके हैं, कुछ लोग अपने अजीजों को परिवार से। वैश्विक महामारी थी, किसी एक पार्टी के नेता ने की बात ना करें, समूचे विश्व में ये महामारी फैली थी और उस महामारी ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। उसमें कहां किसी सरकार थी उस पर हम नहीं जाएंगे। हम आसिफ रिजवी जी आपके पास आएंगे, समय का अभाव है, कम शब्दों में आपका जवाब चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर पहले के चुनावों की बात करें तो वो सभी को लेकर चलती थी,
सभी धर्म मजहब सभी लोगों को एक साथ लेकर जब चुनाव में उतरती थी फोकस करती थी। अब सिर्फ आधी आबादी की बात करें प्रियंका गांधी, क्या एक शुरुआत है या एक रिस्क भी हो सकता है या फिर ईमानदार कोशिश है कांग्रेस पार्टी की आधी आबादी को साधने की? देखिए, हम आधी आबादी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आधी आबादी को 40% उनका हक देने की बात कर रहे हैं। हम बात हर वक्त की कर रहे हैं। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वो गुंडे जो पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी की महिला का चीरहरण कर रहे थे, तो वहां पर भी प्रियंका गांधी ने जाके समाजवादी पार्टी की महिला के लिए भी आवाज उठाई थी, कहा था गलत गलत है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गुंडे नहीं करने दी जाएगी। महोबा में जब एसएसपी ने त्रिपाठी जी से 5 लाख रुपए की रिश्वत ली और उसके बाद त्रिपाठी जी ने वीडियो जारी किया कि मेरी हत्या करवा देंगे, और वहां के फरार एसएसपी मनीलाल पट्टीदार ने त्रिपाठी जी की हत्या करा दी, तो भी उनकी आवाज उठाने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने करी थी। जब टेनी ने धमकी दी किसानों को और किसानों को कहा कि हम तुम्हारी हत्या करवा दे, तुम्हें भगवा देंगे, और उनके बेटे ने जब किसानों की हत्या कर दी, तो उनकी भी आवाज उठाने का काम प्रियंका गांधी ने किया है। और जब कोरोना काल के अंदर लोग पैदल चल रहे थे तो उनको बसें देने का काम प्रियंका गांधी ने किया, और जब ये सरकार रोक रही थी हम उसके लिए गए, उनकी मदद करने की कोशिश करी, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जेल में डाल दिया और हमने संघर्ष किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि साहब हमारे अलावा कोई आदमी धार्मिक नहीं है। धर्म तो जनता की सेवा करना है, सबसे बड़ा धर्म है। सामने आदमी बैठा हुआ है, ये परेशान है, इसकी परेशानी को दूर कर दो। एक परेशान आदमी को मुस्कुरा दो। मुझे लगता है किसी की परेशानी जो मानवता का धर्म है वो सभी राजनीतिक पार्टियों को उसका पालन करना चाहिए, निभाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कम ही है। समय का अभाव है। प्रमोद गोस्वामी जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे। जी नहीं, सवाल क्या किस सवाल ये कि जो यात्राओं को लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं, जो यात्राएं हैं, अब क्या लगता है कि जो भीड़ जुट रही है वो क्या वोट में तब्दील होगी या फिर आखिरी मोड़ पर आकर भी माहौल बिगड़ सकता है, बदल सकता है? देखिए, ये राजनीति है, इसमें इन यात्राओं को आप सत्ता में पहुंचने का आधार नहीं मान सकते हैं, ये तो सच है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव की जो रैलियां शुरू हुई हैं और जिसमें ये जनता की भीड़ या अपार जन समूह दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं एंटी कमेंसी का एक संदेश तो दे रहा है। लेकिन अब ये वोटों में कितनी तब्दील होती है ये आने वाले चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे। लेकिन ये तो तय है, निश्चित है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की जितनी भी रथ यात्राएं निकली हैं उसमें जन समुदाय का पार्टिसिपेशन। और सबसे खास बात, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद जो उन्होंने वहां से अपनी रथ यात्रा निकाली थी, आजमगढ़ पहुंचे, तो वहां पर भी काफी संख्या में लोग नजर आए थे, जिसके बाद बीजेपी भी शायद घबरा गई थी और उसके बाद उसने एक नए तरीके से प्लानिंग करी, जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। अब देखने वाली बात होगी कि जो यात्रा में भीड़ इकट्ठा हो रही, वोटों में कितना तब्दील हो पाती है। फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे जो यात्राएं हैं, जहां सभी पार्टियां अलग अलग यात्राएं निकाल रही हैं। अब यात्रा में जो भीड़ तो जुट रही है, लेकिन इस भीड़ के बाद ये जो वोट हैं उसमें कब तब्दील हो पाएगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।